बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CPC 1908 में एक बहुत अहम प्रोविज़न है, सेक्शन 115, जो कि रिवीजन से मुतल्लिका, जिसको हम आसान ज़बान में निगरानी कहते हैं, उससे मुतल्लिका है। बुनियादी तौर पे इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस that where errors of jurisdiction are committed, they should be rectified at his earliest opportunity. नेचुरल जस्टिस इस चीज़ का तकाजा करता है कि जब इख्तियार समात के हवाले से कोर्ट ऑफ लॉ कोई गलती कर लेती है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उस गलती को ठीक कर लिया जाना चाहिए। और सेक्शन 115 CPC रिवीजन एक एक्सेप्शनल और एक नेसेसरी पावर जो है, इस लकूना को, इस मकसद को हासिल करने के लिए स्टैचू के अंदर रखी गई है। रिवीजन के लफ्ज़ी मानी क्या है? रिवीजन निगरानी जिसको कहा जाता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करती है कि ए री एग्जामिनेशन और केयरफुल रीडिंग ओवर फॉर correction or improvement। और 2007 CLC पेज 384 कुछ प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए रिवीजन के हवाला से, और इस साइटेशन के अंदर वाज़ेह किया गया, रिवीजन is a supervisory jurisdiction primarily intended for correcting errors made by subordinate courts in exercise of their jurisdiction। ये तमाम प्रिंसिपल्स इस बेहतरीन अथॉरिटी के अंदर रिवीजन के हवाले से वाज़ेह किए गए हैं। अब मामला ये है, रिवीजन प्रोसीडिंग में बी इंस्टीट्यूटेड आइदर बाय एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन और अग्रीव्ड पार्टी, नंबर 2 सो मोटो बाय द कोर्ट। दो इसके मूड्स हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवीजन जुरिस्डिक्शन के, रिवीजन प्रोसीडिंग्स के हवाले से दो कानून तरीक़ाकार वाज़ेह कर रहा है। उसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटीज रिवीजन कर सकती हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है, और उसके बाद हाई कोर्ट कर सकती है। बुनियादी तौर पर सेक्शन 115 CPC जो है वो एक्सक्लूसिवली पावर ऑफ रिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट डिटरमिन कर रही है, लेकिन रिवीजन में जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन नंबर 1 ये है, द प्यून्ड ऑर्डर मस्ट बी ए केस डिसाइडेड, ऐसा केस जो डिसाइड किया जा चुका है। और नंबर 2, केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट, अदालत मातहत जो है जहां आप रिवीजन लेके जा रहे हैं, उस
अदालत की मातहत अदालत ने वो केस डिसाइड किया हो। तीसरा जो कंडीशन दे रहा है स्टैचू वो ये है कि रिवीजन सिर्फ उस सूरत में कंपिटेंट होगी इफ नो अपील लाइज टू द कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन। अपील लाई नहीं कर रही, हम रिवीजन में चले जाते हैं। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी कर ली गई हैं तो हाई कोर्ट जो है, हाई अप कोर्ट जो है, वो तीन चीजों को देखेगी। पहली चीज ये देखेगी हाई अप कोर्ट कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड ए जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट। उसको इख्तियार समात हासिल नहीं था। नंबर 2, failed subordinate court failed to exercise jurisdiction vested in it। जो इख्तियार समात उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया गया था, उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, मातहत अदालत ने उस इख्तियार समात को इस्तेमाल नहीं किया। जो तीसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, subordinate court acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। जो जुरिस्डिक्शन के मुताबिक उसने फैसला किया है वो इर्रेगुलरिटी उसमें पाई जा रही है, उसमें इलीगलिटी पाई जा रही है। बहुत ही टेक्निकलिटी है इसके अंदर। और रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो है, ये याद रखने के काबिल बात है कि डिस्क्रिशनरी इन इट्स नेचर है, अदालत की टोटल डिस्क्रिशन के ऊपर है। रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं ऑन द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी 1908? कौन कौन सी पाबंदियां हैं उस अदालत के ऊपर भी जो हाई अप अदालत है और वो रिवीजन करने जा रही है? नंबर 1 ये है कि री एग्जामिनेशन एंड रीअप्राइजल ऑफ एविडेंस इज नॉट परमिसिबल इन रिवीजनल जुरिस्डिक्शन। निगरानी करने वाली अदालत जो है वो री एग्जामिनेशन और रिप्राइजल ऑफ एविडेंस जो है उसको दोबारा सारा ये सिलसिलाकार शुरू नहीं कर सकती है। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन कैन नॉट अपसेट कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। यानी उन फैक्ट्स को नहीं छेड़ा जाएगा, री एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस को नहीं छेड़ा जाएगा इसमें। तीसरी बात काबिल गौर है कि इट इज ए वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इन केस द ट्रायल कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड jurisdiction which is upheld by the first appellate court, then high court seldom interfere under section 115 CPC unless and until the discretion has been exercised arbitrarily। इर्रेगुलरिटी के साथ और इलीगैलिटी के साथ जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्तेमाल की गई है, देन हाई कोर्ट निगरानी के अंदर उस एरर को दुरुस्त करने का इख्तियार रखेगी अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर।
निगरानी दायर करने के लिए लिमिटेशन जो कानून देता है, विद इन 90 days ऑफ द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है या अग्रीव्ड पार्टी है, वो 90 दिन के अंदर अंदर निगरानी में जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट इज एक्टिंग सो मोटो, अगर खुद ही बखुद अदालत को पता चल जाता है कि ये फैसला इर्रेगुलरिटी एंड इलीगैलिटी के ऑफ यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट किया गया है, देन उस कोर्ट के लिए कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं की जाती है। रवियन सिविल प्रैक्टिस के अंदर एक अहम फैक्टर है, एक अहम टेक्निकल इशू है जो हमें आए रोज इसके साथ निपटना पड़ता है, इस चीज को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो एक अग्रीव्ड पार्टी के लिए जो लिमिट किया गया है टाइम फ्रेम, उसके हवाले से जो सिक्का बंद अथॉरिटी दी जा सकती है अग्रीव्ड पार्टी की फेवर में, वो है 2016 MLD, पेज है 773, 2010 CLJ पेज है 609, और 2016 YLR पेज 74 है, नोट 101 है। इसमें इस अथॉरिटी के अंदर तमाम रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की, उसका खुलासा बयान किया गया है कि न्यू केस शुड नॉट बी सेटअप एट रिविजनल स्टेज। नया केस सेटअप नहीं हो जाएगा। दो चीजें हैं, इर्रेगुलरिटी एंड illegality in the exercise of jurisdictional power of the subordinate court. निगरानी दायर करते वक्त जो सबसे अहम चीज है वो है कि तमाम एग्जिबिट शुदा दस्तावेजात और तमाम एग्जिबिट पे आए हुए, सफ़ा मिसल पे आए हुए रिकॉर्ड को निगरानी दायर करते वक्त लाफ कर देना चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो एग्जिबिट हुए हैं हम निगरानी दायर कर दें। ये एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसके कुछ प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए गए 2016 YLR पेज 279 में, और उसके बाद 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 712। इसमें बहुत सी पिछली निगरानी से रिलेटेड बहुत सी पिछली जो फैसलाजात, कुछ प्रिंसिपल्स जो ड्रॉ किए गए थे पहले, उनको रिपील भी किया गया और ये कह दिया गया कि पैरवी निगरानी ना करने की सूरत में निगरानी अदम हाजिरी पर भी खारिज की जा सकती है। और टू 2015 MLD 365 पेज है। ये कहता है कि रिप्राइजल ऑफ द एविडेंस बाय हाई कोर्ट इन इट्स रिविजनल jurisdiction is not permissible under the law. Re-examination and reprisal of evidence is not allowed in revisional jurisdiction of any higher court. ये वाज़े कर दिया गया है।
और हाई कोर्ट की जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर ऑर्डर 22 सीपीसी अप्लाई नहीं होगा, और किसी पिटिशनर के फौत हो जाने की सूरत में रिवीजन अबेट नहीं होगी। ये बात डिस्कस की गई 2015 एमएलडी, पेज है 1169। और एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है कि अगर कोई ऑर्डर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी, इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट जारी कर देती है, उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है। और एक आम गलती है जो निगरानी दायर करते वक्त हम करते हैं, जो डिस्कस की गई 2014 YLR पेज 569 में। इस अथॉरिटी में ये कहा गया प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रिविजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इसमें डिस्कस की गई, और इसमें कहा गया कि निगरानी दायर करते वक्त जो प्लेड है, जो रिटर्न स्टेटमेंट बाद में आई है, उनकी मुसद्दका नकूल और बयान हल्फी ये साथ लफ करना लाजम है, अदरवाइज रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। (2012) YLR पेज 2564 और उससे पहले सेम प्रिंसिपल को डिस्कस कर रही है जो अथॉरिटी, वो है 2011 YLR पेज है 2718। ये कहते हैं कि डिफेंडेंट के फौत होने के बाद शरई वारसान जो हैं उसके, उनको अगर पार्टी ना रखा गया है तो देन रिवीजन काबिल रवान नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। और 2012 YLR पेज है 1748 ये वाज़े करता है कि सेशन कोर्ट के जो हुक्म निगरानी है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में निगरानी में जाना गलत मामला है, और कोर्ट ऑफ सेशन के हुक्म निगरानी के खिलाफ हाई कोर्ट में निगरानी मेंटेनेबल नहीं है, बल्कि उस हुक्म निगरानी के खिलाफ आपको रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत जाना होगा। उसके बाद एक और टेक्निकल इशू डिस्कस किया गया 2011 PLJ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, और पेज है 745। इसमें वाज़े किया गया कि रेंट के मामलात जो हैं, जो प्योरली रेंट, जो ऑर्डिनेंस है पंजाब रेंट ऑर्डिनेंस 2009 वाला, उसके अंदर जो मामलात आते हैं उनके खिलाफ सिविल निगरानी मेंटेनेबल नहीं होगी, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। अगर हम तरमीम देते हैं, प्लीडिंग में तरमीम के लिए कोई एप्लीकेशन, तो उसके आर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई करती है, ये बात वाज़े की गई। और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, इसके आर्डर के खिलाफ रिवीजन का मेंटेनेबल होना और इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं
वो ड्रा किए गए 2007 SCMR, पेज है 1682, और 1992 CLC पेज है 196। और एक बड़ी शानदार छोटी सी बात है जो डिस्कस की गई और इससे रिलेटेड, इसमें प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉ किए गए इस छोटी सी साइटेशन के अंदर। पढ़ने के काबिल है जी ये साइटेशन। वो है 2006 SCMR 21 पेज है। इसमें जो बुनियादी बात कही गई कि जो दरखास्त हुक्म इम्तनाई आर्जी है उसके खारिज होने के हुक्म के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी, हुक्म इम्तनाई आर्जी की, वो हो गई खारिज, देन उस हुक्म के खिलाफ रवियन मेंटेनेबल होगी और इसके तमाम प्रिंसिपल इस अथॉरिटी में वज़े किए गए हैं। उसके बाद कहा गया कि ज़ाब्ता दीवानी के अंदर अदम पैरवी खारिज होने वाली निगरानी को बरामद करवाने का कोई कानून वज़ा नहीं किया गया। ये बात डिस्कस की गई 2004 SCMR पेज 615 में। और अगर ऑर्डर किया जाता है अंडर सेक्शन 35A स्पेशल कास्ट के हवाले से, स्पेशल कास्ट अंडर सेक्शन 35A CPC अपीलेबल ऑर्डर है, लेकिन इसके खिलाफ निगरानी भी लाई करती है। अगर इसमें कोर्ट ने अपनी जूरिस्डिक्शन को इलीगैलिटी और इर्रेगुलरिटी के साथ इस्तेमाल किया है। इस हवाले से कुछ अच्छी साइटेशंस हैं, वो नोट फरमा लें। वो है 2003 CLC पेज है 1428 और 1993 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 774। उसके बाद जो एडिशनल एविडेंस है उसकी दरखास्त मंजूर होने के खिलाफ रवियन मेंटेनेबल होगी। ये बात डिस्कस की गई 2003 YLR पेज है 1814 जी। और फ्रीकैन की रजामंदी से शरायत राजीनामा के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो निगरानी है उसको वापस भी लिया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई और इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए। 2003 PMLD पेज है 449। और अगर अदालत इशू फ्रेम करने से इनकार कर दे दैन निगरानी लाई करेगी। ये बात डिस्कस की गई 2001 YLR पेज 231 में। और फ्री के मुकदमा बढ़ाने की जो दरख्वास्त है 110 की जो दरख्वास्त है उसके खिलाफ निगरानी मेंटेनेबल है। ये बात 1997 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 93। और एप्लीकेशन मनसूही कार्रवाई यकतरफा अगर खारिज हो गई है देन निगरानी मेंटेनेबल है। ये बात 1994 SCMR पेज है 1888। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें हैं
जो रोजमर्रा जिंदगी में हमें इनसे वास्ता पड़ता है, याद रखने के काबिल हैं। ऑर्डर 31, रूल 1, CPC रिलेटेड विद प्रॉपर सूट। दरखास्त मुफलसी जिसको कहा जाता है, दरखास्त मुफलसी का जो ऑर्डर है वो रिवीजनेबल है। ये बात और इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को पैरावाइज डिस्कस किया गया 1994 CLC पेज 2084 में। उसके बाद दरखास्त तलबी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट किसी दस्तावेज पे निशाने अंगूठा या दस्तखत को वेरीफाई करने के लिए जब अगर दरखास्त दी गई है दरखास्त तलबी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और वो खारिज हो गई है, देन ये मामला रिवीजनेबल होगा। ये बात डिस्कस की गई 1993 PLD लाहौर पेज है 774 में। और एक अहम बात, जो नालायक हमारे जैसे जो वकाला हैं उनके साथ अक्सर औकात होता है, लेकिन मुंशी हजरात खुद ही वो डील करते हैं, वो ये है कि ऑर्डर 9 रूल 2 ऑफ CPC 1908 तलबाना जमा ना करवाना। जज साहब सुबह बैठते हैं, सबसे पहले जो तलबाने वाले केसेस होते हैं जिन्होंने तलबाना जमा नहीं करवाया वो उड़ा देते हैं जी। सारे केस सुबह बैठते साथ ही उड़ गए हैं। तलबाना जमा ना करवाने की बिना पर अगर दावा खारिज कर दिया गया है तो उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ निगरानी जो है बेहतरीन रेमेडी है और वो ये ऑर्डर रिवीजनेबल है। अगर अदालत ने गलत इशू फ्रेम कर दिए हैं तो गलत इशू फ्रेम करने के खिलाफ जो आप निगरानी में जा सकते हैं, ये बात डिस्कस की गई 1993 SCMR पेज है 2018। और किसी दस्तावेज को एग्जिबिट ना करने के हुक्म के खिलाफ जो ऑर्डर है वो रिवीजनेबल है, निगरानी होगी। ये बात और इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए हैं वो एक ऐसी शानदार अथॉरिटी है जो हकीम साहब तो मर जाते हैं और नुस्खा भी साथ ही ले जाते हैं। वो थी 1992 MLD 1368। और अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अदालत ने इनलीगैलिटी या इर्रेगुलरिटी के साथ रॉन्ग पार्टी पे डाल दिया है, गलत फ्रीक पे डाल दिया है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ निगरानी होगी। ये बात डिस्कस की गई 1986 CLC 858 में। कोर्ट जाने का वक्त हुआ चाहता है। आखिरी बात जो कोर्ट फीस से रिलेटेड है, अगर अदालत किसी दावा पर अजाफी कोर्ट फीस लगाने का हुक्म दे देती है, कोर्ट फीस बन रही है आपकी 2000 या 5000, अदालत कहती है नहीं 15,000 रुपया ही जमा करवाना है कोर्ट फीस का,
तो उस ऑर्डर के खिलाफ निगरानी होगी। इस मामले से मुतल्लिका जो प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए हैं वो एक सिक्केबंद और बेहतरीन अथॉरिटी है, जिसमें बहुत आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से जज साहबान ने बताया है। वो है 1986 PLD पेज 72 है। ये थी चंद मोटी मोटी और छोटी छोटी सी बातें जो रिवीजन अंडर सेक्शन 115 CPC 1908 को डील करती हैं। एक टेक्निकल सा फैक्टर है, मैंने सोचा दोस्तों से गपशप लगा के इसको क्लियर किया जाए, थोड़ा सा इसको शेयर किया जाए। मैंने आप लोगों का कुछ टाइम वेस्ट किया होगा। जो दोस्त कहते हैं कि जी टाइम वेस्ट होता है, वो इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज करें, आगे चलें जनाब, छोड़ें। और अगर ज़्यादा कोई मामला हो तो मुझे वैसे ही अनफ्रेंड कर दें या मुझे ब्लॉक कर दें जनाब। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।